स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का पहला चैप्टर देसी व्यापार का जो है प्रथम व्यापारिक सौदे की गतिविधि का पहला पार्ट मैंने कल आपको पढ़ा दिया था और इसका आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि व्यापारिक सौदे की गतिविधियाँ क्या होती हैं। व्यापारिक सौदे में गतिविधियों से तात्पर्य हमारा ये है कि व्यापारिक जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, या जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, तब हम जाकर उस वस्तु का क्रय या विक्रय कर पाते हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक से संबंधित आज का जो है हमारा ये वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वीडियोस जो भी हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। और देखिए कल वाला जो हमने पढ़ाया था थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला मैंने कल आपको क्या बताया था, देसी व्यापार। तो देसी व्यापार क्या होता है आपको कल मैंने बताया था, और उसके बाद फिर देसी व्यापार के अंग बताए थे, देसी व्यापार के अंग। तो ये क्या चीजें होती हैं ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देसी व्यापार मतलब एक देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार जो होता है वो क्या होता है, देसी व्यापार होता है। ठीक है, जैसे भारत जो अपना एक देश है, इस देश के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के बीच या सभी जिलों के बीच, मतलब ये कहने का सही सिंपल तरीका ये है कि देसी व्यापार हम उसी व्यापार को कहते हैं जो एक देश की सीमा के अंदर ही रहकर किया जाता हो। या देसी व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता यानी वस्तु बेचने वाला और वस्तु क्रय करने वाला दोनों व्यक्ति जो है एक ही देश में रहते हों तो उसे हम देसी व्यापार कहते हैं। देसी व्यापार के अंग में मैंने आपको बताया था, जैसे आपका थोक विक्रेता हो गया, ठीक है, ये चीज हमने बताई थी। और दूसरा हमने क्या बताया था आपको, फुटकर विक्रेता, फुटकर विक्रेता। तो ये फुटकर विक्रेता क्या होता है, थोक विक्रेता क्या होता है। थोक विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो निर्माता से अधिक मात्रा में वस्तु को क्रय करता है और फुटकर विक्रेताओं को देता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और फुटकर विक्रेता क्या करता है, फुटकर विक्रेता जो होता है वो थोक व्यापारियों से थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा माल खरीदता है और फिर वो क्या करता है, उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता मतलब हमारे आप जैसे लोगों को वो छोटी छोटी मात्रा में, जैसे चीनी हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता पड़ती हैं। हम इसका 1 कुंटल और 10 किलो 50 किलो लेकर नहीं रख सकते हैं, खराब हो जाएगा ये। ठीक है, खाने पीने योग्य जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती है, जल्द से जल्द खराब हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी हमें क्या है कि हम छोटी छोटी मात्रा में उन वस्तुओं का क्रय करते हैं। तो ये जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो उपभोक्ताओं को छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। आज हम जानेंगे व्यापारिक सौदे की गतिविधि क्या होता है, व्यापारिक सौदे की गतिविधि, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो समझते हैं हम थोड़ा सा व्यापारिक सौदे की गतिविधि। क्या बोला है कि कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापार चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, प्रत्येक व्यापारी को माल क्रय करते समय या बेचते समय सौदे करने पड़ते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे आपका व्यापार छोटा हो और चाहे आपका व्यापार बड़ा हो, प्रत्येक व्यापारी, जो भी व्यापारी होता है वो ट्रांजैक्शन जरूर करता है, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो जाए और चाहे आपका वो एक छोटा सा बिजनेस हो जाए। ठीक, व्यापारिक सौदे की गतिविधि से आशय उन कार्यों से है जो सौदों के आरंभ अर्थात आदेश से लेकर उनकी पूर्ति होने तक संबंधित पक्षों द्वारा किए जाते हैं। एडवर्ड बैनमोल के अनुसार प्रत्येक व्यापार की क्रिया निर्धारित एवं योजनाबद्ध होनी चाहिए। तो एडवर्ड बोनमेल एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया है कि व्यापारिक क्रियाएं जितनी भी हों, मतलब क्रय विक्रय से लेकर अंतिम सुविधा तक, ठीक है, सारी सुविधाएं, सारी मतलब ये क्रियाएं जो हैं वो एक योजनाबद्ध होनी चाहिए, मतलब एक योजना के तहत ही की जानी चाहिए, तभी वो एक सही प्रकार का व्यापारिक सौदे की गतिविधि कहलाएगा। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि किसी भी कार्य को अस्त व्यस्त रूप से करना उचित नहीं। सिंपल सी बात है भाई, बिक्री करनी है या आपको क्रय करना है, तो सही तरीके से अगर आप उसको करेंगे तो वो क्या होगा आपका, वो एक सही निर्णय निकलेगा, उसमें एक सही उसका परिणाम आएगा। अब हम इसकी कुछ हेडिंग्स पढ़ते हैं। हेडिंग्स में क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहली बात बोला गया है पूछताछ। अब हम कहीं पर जाते हैं वस्तु को, सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, व्यापारिक सौदे की गतिविधि। ठीक, तो ये आपकी एक हेडिंग हो जाएगी और इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग है पूछताछ। पूछताछ, ठीक है, पूछताछ मतलब हो गया आपका इंक्वायरी। आप किसी भी दुकान पर, किसी भी शोरूम में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पूछताछ ही करते हैं कि अगर आपको चीनी चाहिए तो आप ये पूछते हो ना कि भैया चीनी है। जब वो व्यक्ति बोलता है हाँ जी है, तो आप पूछते हो प्राइस क्या है, तो वो प्राइस बताता है। फिर आप बोलते हो कि इतनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए, मतलब 2 किलो 3 किलो 4 किलो चाहिए, तो वो कहता ठीक है मिल जाएगा। तब आप उसको ऑर्डर देते हो और फिर उसके बाद वो ऑर्डर की स्वीकृति करता है और फिर आपको वो चीनी या कोई भी वस्तु आपको वो देता है जिस चीज़ की आप मांग करते हैं। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि जब कोई व्यापारी किसी माल का क्रय करना चाहता है तो वह उस माल के संबंध में प्रत्येक प्रकार की जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। सिंपल सी बात है, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, कंप्यूटर खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप उस वस्तु के विषय में सारी चीज़ें जानने की कोशिश जरूर करते हो कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, अगर हम ये मॉडल लेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर हम ये मॉडल लेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम खुद ही करते हैं आपस में पूछताछ, ठीक है, दुकानदार से करते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, इस हेतु उस माल के प्रमुख विक्रेताओं से पूछताछ के लिए एक पूछताछ के पत्र लिखता है। यदि क्रेता तथा विक्रेता दोनों ही एक ही स्थान पर हो तो वह स्वयं जाकर अथवा टेलीफोन के द्वारा भी पूछताछ कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इस पूछताछ के पत्र द्वारा विक्रेता माल से किस्म, भाव, सुपुर्दगी का ढंग तथा समय, व्यापारिक छूट और भुगतान की शर्तें आदि के बारे में जानकारी करता है। तो सिंपल सी बात है, पूछताछ में आप यही चीज़ें पूछोगे कि पेमेंट कैसे लेंगे, आप कैश लेंगे या बैंक अकाउंट से लेंगे, मतलब कि चेक द्वारा लेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, मतलब जितनी भी चीज़ें हम किसी दुकानदार के पास जाकर पूछते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, पूछताछ में आती हैं। दूसरी हेडिंग आपकी दे रखी है पूछताछ का उत्तर अथवा निरख पत्र। तो पूछताछ का उत्तर यानी इसको हम निरख पत्र कह सकते हैं। निरख पत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके लघु में और अति लघु में कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो ये कई बार पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है, इस किसी विक्रेता द्वारा जब पूछताछ का उत्तर दिया जाता है तब उसे हम निरख पत्र कहते हैं। किसी विक्रेता द्वारा जब पूछताछ पत्र का उत्तर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निरख पत्र कहते हैं। इस पत्र में व्यापार की समस्त बातों का उल्लेख कर दिया जाता है। कुछ व्यापारियों के पास उनकी मूल्य सूची अथवा सचित सूची पत्र यानी कैटलॉग छपे हुए होते हैं जिन्हें वे व्यापार की सभी शर्तों में वर्णन करते हैं। पूछताछ के उत्तर में वही ग्राहकों को ये छपी हुई मूल्य सूचियां अथवा सचित्र सूची पत्र भेज देते हैं। तो आपको पता है कहीं पर आप जाते हो तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर एक कैटलॉग आपको मिल जाता है, ठीक। अब उस कैटलॉग में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये जितनी डिश हैं वो सारी डिश कितने रुपए की हैं। तो आप वहाँ पूछताछ करते हो, जैसे आप पूछते हो वैसे वो ला के आपको कैटलॉग दे देता है और आप क्या करते हो, उसको देखकर जो आपको समझ में आता है आप उसका ऑर्डर कर देते हो। तो ये है उसका उत्तर। वो उत्तर बाय फेस मतलब मुंह से ना बोल करके वो एक पत्र दे देता है आपको, आप उस पत्र से समझ जाते हो कि ये चीजें इतने की हैं, ठीक है। आगे इसमें बोला है आदेश। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब आप क्या करते हैं, आदेश करते हैं, मतलब एक ऑर्डर देते हैं, ठीक। अब ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर में आप क्या क्या चीजें कहते हैं इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। अनेक व्यापारियों से निरख पत्र प्राप्त हो जाते हैं तब क्रेता व्यापारी उनकी तुलना करता है, ठीक है। फिर तुलना के द्वारा यह निर्णय लेता है कि कौन से विक्रेता को आदेश देना चाहिए और कौन सा विक्रेता इनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। जिस
आदेश जिस पत्र के द्वारा दिया जाता है उसे हम आदेश पत्र कहते हैं। प्रायः आदेश पत्र के लिए छपाए आदेश पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको कई बहुत ज़्यादा सामान लेना है या अधिक मात्रा में सामान लेना है, तो एक ही दुकान पर नहीं जाता है, वो कई दुकानों पर जाके पूछता है, वहाँ से उसका जो है मतलब सारी डिटेल लेता है, और फिर उसके बाद उसको जहाँ पर समझ में आता है, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर वस्तु भी अच्छी है, वस्तु की किस्म भी अच्छी है और सस्ती भी पड़ रही है, तो फिर वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर क्रय करता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए, अब ऑर्डर आप दे देंगे तो फिर जो विक्रेता होगा वो आदेश की स्वीकृति लेगा। क्या करेगा? आदेश की स्वीकृति। तो आदेश की स्वीकृति क्या होती है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, है ना। तो ये क्या बोला, जब किसी विक्रेता को आदेश पत्र प्राप्त हो तब उसको चाहिए कि वह ग्राहक को उसका आदेश पत्र प्राप्त होने की सूचना अवश्य दे दे। साथ ही यदि माल की पूर्ति के संबंध में कोई आवश्यक बात सूचित करनी हो तो उसका भी उल्लेख इस स्वीकृति पत्र में कर दे। स्वीकृति पत्र का भेजा जाना इसलिए आवश्यक होता है कि ग्राहक को यह जानकारी मिल जाए कि उसके आदेशित माल जो है वो कब तक प्राप्त होगा। मतलब कहने का साफ साफ ये है कि जब किसी विक्रेता को आदेश पत्र प्राप्त हो तो उसे क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो उसका एक रिप्लाई करना चाहिए, और उस रिप्लाई में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है जो कि मतलब कंडीशन कोई रखनी है तो उसके बारे में भी उसमें मेंशन कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आदेश की स्वीकृति मतलब एक क्रेता को ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और कब हमें ये ऑर्डर मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशंस मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आपका ये दिया हुआ है, आदेश की स्वीकृति हो जाती है तब पांचवी कंडीशन आती है कि माल जो है वो किस प्रकार दिया जाएगा, है ना। तो माल उधार दिया जाएगा, माल का उधार देना, है ना। तो मतलब क्या है कि माल उधार दिया जाएगा या माल नगद दिया जाएगा, तो इस बात पर डिस्कशन होता है। ठीक, तो देखिए बड़े बड़े व्यापारी क्या होते हैं, वो ज़्यादातर माल क्या करते हैं, उधार ही क्रय करते हैं। ठीक, और वो चेक द्वारा पेमेंट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्यापारिक सौदे दो प्रकार के होते हैं, नगद एवं उधार। जब ग्राहक से माल क्रय करने का आदेश नगद भुगतान के आधार पर प्राप्त होता है तब विक्रेता को कोई चिंता नहीं होती, किंतु जब माल उधार पर देने का आदेश प्राप्त होता है तब भी विक्रेता को यदि वह क्रेता से पूर्व परिचित है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। सिंपल सी बात है कि अगर जब आपको कैश ऑर्डर मिलता है तो आपको टेंशन किसी प्रकार की नहीं होती है, आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होते हैं, और आप क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर आता है आप उसके अनुसार सारी वस्तुओं को दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कैश मिली और आपने बिक्री की। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर आपका आगे बोला है माल एकत्रित करना। देखिए, तो माल एकत्रित करना मतलब कि ये सारी जब बातें एक कंफर्म हो जाती हैं तो माल एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का मतलब है क्या हुआ, एकत्रित का मतलब ये हुआ कि एक क्रेता जो है वो एक ही माल तो लेता नहीं है, वो कई किस्म के माल लेता है। तो हो सकता है उस व्यापारी के पास उतना माल ना हो या उतने टाइप्स के माल ना हो, क्वांटिटी उतनी ना हो, तो वो क्या करता है, दूसरे विक्रेताओं से भी वस्तु का क्रय करता है और फिर अपने क्रेता को माल विक्रय करता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ गुड्स, जब विक्रेता यह निश्चित कर ले कि उसे आदेश की पूर्ति करनी है तब आदेश अनुसार माल को अपने गोदाम से निकलवाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ग्राहक को द्वारा जो माल किस्म तथा जितनी मात्रा में मंगवाया गया है उसके अनुसार ही माल एकत्रित किया जाए। यदि माल आदेश अनुसार ना होगा तो क्रेता भेजे गए माल को अस्वीकार कर देगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कहीं पर 1 कुंटल गेहूं मंगवाया है, अगर आपको वो 40 किलो गेहूं दे दे, या आपने जो किस्म मंगवाया है, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट मंगवाया है उस ब्रांड की जगह दूसरा ब्रांड आ जाए तो आप उसको लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ध्यान देने वाली बात होती है एक विक्रेता के लिए। अब इसके आगे का हम पॉइंट देखते हैं, संवेष्टन क्या होता है। संवेष्टन आपका होता है पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग, जैसे कोई वस्तु हम विक्रय करते हैं तो उसको कैसे भेजेंगे हम और किस तरह वो पैकिंग रहेगी, तो एक आपका ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि माल का जो है संवेष्टन मतलब पैकेजिंग या पैकिंग कैसे की जाती है। माल के एकत्रीकरण के उपरांत माल का संवेष्टन या पैकिंग की जाती है। पैकिंग का कार्य बहुत सावधानी से किया जाता है। पैकिंग के संबंध में यदि ग्राहक
के कोई आदेश हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पैकिंग का ग्राहकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि पैकिंग सुंदर अथवा आकर्षक होगी तो ग्राहक जो है बहुत प्रभावित होगा। और क्या बोल रहा है, ग्राहक का नाम एवं पता पैकिंग के ऊपर स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। यदि माल ढोने वाले कुलियों को सावधान करने के लिए कोई निर्देश देना है तो वो पैकिंग के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ग्लास विथ केयर, है ना, ब्रेकेबल गुड्स। तो क्या है कि देखिए, आप कोई सामान जब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन जब परचेज करते हो कुछ किसी कंपनी से, तो क्या है, आपकी पैकिंग बहुत अच्छी रहती है। मतलब पहले एक डिब्बा होता है, उसके अंदर एक पन्नी में पैक रहता है, फिर एक बुलबुले वाली पन्नी में पैक रहता है, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट रहता है और उस प्रोडक्ट भी एक डिब्बे से पैक्ड रहता है, ठीक। और आपने देखा होगा फ्रिज है या कूलर है या एसी है, तो इन सब चीज़ों को कैसे रखना है उसको लिखा होता है, दिस साइड इज अप, है ना। तो ये चीज उसमें लिखा होता है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसकी केयर करनी है हमें तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक क्या आएगा, सही रहेगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा उसमें। तो ये चीज है। अगला आपका दे रखा है माल का प्रेषण। माल का प्रेषण आपने एक 11th में चैप्टर पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट, डिस्पैच ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट जो पढ़ा था आपने, प्रेषण खाते आपने पढ़ा होगा, उसी चैप्टर से संबंधित ये पूरा पॉइंट है आपका। जब माल की पैकिंग पूर्ण हो जाती है तो विक्रेता इसको क्रेता के पास भेजने की व्यवस्था करता है। माल उसी ढंग से भेजा जाना चाहिए जैसे क्रेता ने अपने आदेश में निर्दिष्ट किया हो। मतलब अगर क्रेता ने बोला है कि माल जो है वो मालगाड़ी द्वारा भेजिएगा तो आप उसको मालगाड़ी द्वारा भेजें। अगर उसने बोला है कि ट्रक या किसी अन्य साधन से भेजने के लिए तो आप उसके द्वारा भेजें, ताकि माल जो है वो क्रेता के निश्चित या बताए हुए स्थान तक आसानी से पहुंच जाए। इसीलिए बोला है कि क्रेता के बताए हुए तरीके से आपको माल भेजना चाहिए। तो एक ये चीज़ हो गया आपका। अब देखिए माल जो है भेजने की, इसमें भी 2 कैटेगरी दे रखी हैं आपकी, है ना। इसमें एक दे रखा है कर्मचारियों द्वारा। तो आप जानते हो कि कर्मचारी भी जो हैं वो सामान लेकर जाते हैं, है ना, कर्मचारियों द्वारा सामान आपका भेजा जाता है। तो एक ये हो गया। दूसरा बाय पोस्ट हो जाता है आपका, तो डाक द्वारा, है ना। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ट्रांसपोर्ट कंपनी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा वस्तु का माल का भेजा जाना। तो ये जो माल है ये कई प्रकार से भी भेजे जाते हैं। तो इससे आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि वस्तु को कर्मचारियों द्वारा भेजा जा रहा है या वस्तु को डाक द्वारा भेजा जा रहा है या वस्तु को ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ें तो हुई माल का भेजा जाना, उसमें रेलवे अभी शामिल नहीं है। अब हम शामिल करते हैं रेलवे को, ठीक है। तो इसी का चौथा पॉइंट है रेल द्वारा, है ना, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक। तो रेलगाड़ी द्वारा देखिए, ये रेलगाड़ी द्वारा जो सामान भेजा जाता है वो क्या है, भारी मात्रा में, जैसे खाद हो गया, सीमेंट हो गया और भारी भारी सामान हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मतलब ऐसे सामान जो बहुत अधिक मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाते हैं, जिनमें मतलब हजारों टन सामान जब भेजा जाता है तो उसमें हम मालगाड़ी का प्रयोग करते हैं। 50 कुंटल, 100 कुंटल, 1000 कुंटल के लिए मालगाड़ी का प्रयोग बहुत कम होता है। पूरी मालगाड़ी है जो है वो खाद से लदी होती है, पूरी मालगाड़ी पेट्रोल से भरी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें जो हैं आपको ये दर्शाएंगी कि वस्तु की पैकेजिंग और वस्तु को कैसे जो है भेजा जाए। अब देखिए जैसे कोयला है, कोयले को किस तरह रखा जाएगा, कोयले को पानी से भिगो के भेजा जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मतलब हिले डुले ना ज़्यादा कोयला, क्योंकि हिले डुलेगा तो कोयले में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। अब देखिए अगली आपकी जो एक हेडिंग है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बताया गया है रेलवे द्वारा माल भेजने की विधि। मतलब रेलवे द्वारा, तो रेल के थ्रू आप माल को कैसे भेज सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो रेलवे द्वारा अगर आप माल भेजते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। बिल्टी बनवाई जाती है, रेलवे बिल्टी होती है। रेलवे बिल्टी में आपकी बिल्टी भी कई प्रकार की होती है ना। बीमा कराया जाता है, हाँ। तो ये चीज़ हो गया आपका रेलवे द्वारा माल भेजा जाना, है ना। तो रेलवे द्वारा माल कैसे भेजा जाता है इसके विषय में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। कह रहे हैं जब मालगाड़ी द्वारा माल भेजना होता है तब भेजने वाले को यह तय करना होता है कि माल को सवारी गाड़ी से भेजना है अथवा रेलगाड़ी से।
मतलब मालगाड़ी से। देखिए आपने देखा होगा जो सवारी गाड़ियां होती हैं ट्रेन में, उनमें लास्ट के कुछ डिब्बे जो हैं वो पैक्ड रहते हैं, उसमें कोई भी सवारी नहीं बैठती। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बहुमूल्य सामान होते हैं थोड़ी मात्रा में, जैसे आप जानते हो कोरियर सर्विस, है ना। तो कोरियर सर्विस को कैसे भेजा जाता है, उनके लास्ट में 2 डिब्बे लगा दिए जाते हैं और उसमें जो है वो सामान पूरा पैक करके रख दिया जाता है, जो स्टेशन होता है वहां पर जाकर उसको उतार लिया जाता है। तो ये चीज़ बताया गया है। प्रायः जिस माल को पहुंचाने में जल्दी होती है वह सवारी गाड़ी से भेजा जाता है, और जिस माल को पहुंचाने की जल्दी ना हो उसे माल गाड़ी द्वारा भेजा जाता है। वैसा माल हमेशा क्रेता के आदेश अनुसार भेजा जाना चाहिए। तो यही चीज कह रहा है ये कि माल अगर क्रेता ने बोला है मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए, तो उसको मालगाड़ी सवारी गाड़ी से भेजना होगा आपको। और अगर क्रेता ने बोला है कि माल जो है आप आराम से भिजवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भिजवाइए, सुरक्षित भिजवाइए, तो वो मालगाड़ी के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें क्या है कि माल जो है धीरे धीरे, मतलब क्योंकि मालगाड़ी स्लो चलती है ना, तो इसलिए जो है वो माल जो है काफ़ी समय लग जाता है पहुंचने में। ये चीज़ भी बताया गया है। आगे देखिए क्या बताया, माल रेलगाड़ी का निश्चय हो जाने के बाद माल का सावधानीपूर्वक पैकिंग करवाया जाता है। पैकिंग के बाद पाने वाले का नाम पता, भेजने वाले का नाम पता और कुलियों के लिए निर्देश जैसे ग्लास विथ केयर आदि लिख दिया जाता है। यह सब काम पूरा होने के बाद पार्सल को रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाता है। मतलब कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके यहाँ पूरा सामान मतलब पैक किया जाता है, उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन पर, मतलब रेलवे का जो अधिकारी होता है उसके पास ले जाया जाता है। वहाँ पर एक डाकघर की सुविधा होती है, पार्सल घर होता है, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है और फिर उस वस्तु को आगे की प्रोसेस में डाला जाता है। फॉरवर्डिंग नोट भरना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि फॉरवर्डिंग एक सेकेंड, फॉरवर्डिंग नोट जो होता है वो कैसे भरा जाएगा, फॉरवर्डिंग नोट कहते क्या है। ठीक, तो फॉरवर्डिंग नोट में क्या चीजें होती हैं, माल रेलवे के पार्सल घर पहुंचने पर पार्सल क्लर्क से एक फॉर्म लेकर भरना पड़ता है। इस फॉर्म को फॉरवर्डिंग नोट कहा जाता है या कंसाइनमेंट नोट कहते हैं। माल सवारी गाड़ी से भेजना है तो फॉरवर्डिंग नोट अथवा अन्य कंसाइनमेंट नोट भरा जाता है। यदि फॉर्म निःशुल्क प्राप्त, यह फॉर्म जो है निःशुल्क प्राप्त होता है। इस फॉर्म में माल पाने वाले का नाम पता, गंतव्य स्टेशन का नाम, भेजे जाने वाले बंडलों की संख्या एवं अन्य विवरण जैसे भाड़े की राशि, किसके द्वारा चुकाया जाएगा, पाने वाले के द्वारा या भेजने वाले के द्वारा, जोखिम किसकी है, वो सारी चीज़ें इसमें पहले से ही लिखी जाती हैं। देखिए अगर माल का बीमा कराया जाता है तो बीमा कंपनी इसका जोखिम झेलती है, लेकिन अगर जो विक्रेता होता है वो अपनी गारंटी पे सामान मंगाता है तो क्या होता है कि माल जो है अगर कोई भी लॉस होता है तो विक्रेता का लॉस होता है। ठीक है, अगर विक्रेता अपनी गारंटी पे भेज रहा है तो विक्रेता का लॉस होता है। ठीक है, तो ये होता है कि अपनी गारंटी किसके जो है स्वेच्छा से वस्तु को भेजा जा रहा है, ये भी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगला है माल स्टेशन पर पहुंचाया जाना। तो माल जब पूरा पैक हो जाता है तो माल को कहाँ पहुंचाया जाता है, स्टेशन पर पहुंचाया जाता है, जिसको कुलियों द्वारा उसको एक पार्सल घर में ले जाकर रखा जाता है। उसके बाद बताया गया है जोखिम पत्र। अब जोखिम पत्र क्या होता है आपका, जोखिम पत्र, तो इसमें आपकी क्या चीजें बताई जाती हैं। जोखिम पत्र में बता रहा है कि रेलवे द्वारा माल या तो रेलवे की जोखिम पर भेजा जा सकता है अथवा स्वामी की जोखिम पर। माल की प्रकृति, संवेष्टन, व्यापारी की इच्छा पर यह बात निर्भर करती है कि माल किसकी जोखिम पर भेजा जाए। माल टिकाऊ या संवेष्टन अच्छा है तो, और माल मार्ग में टूटने फूटने का भय नहीं है तो माल को जोखिम पर भेजा जा सकता है। यदि माल नाशवान मतलब जल्दी खराब होने वाला है, पैकिंग भी उसकी ठीक ठाक नहीं है, माल मार्ग में टूटने फूटने का भय है तो माल मालिक की जोखिम पर भेजा जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें रेलवे भी अपना जोखिम बहुत कम ही रखती है। अगर गुड्स जो है बहुत अच्छे से पैक्ड है, बहुत अच्छे से मतलब उसकी पैकिंग हुई है, तो उसको क्या करेंगे, उसको रेलवे अपनी गारंटी पे भेज देगा। लेकिन अगर वो माल की पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं है, तो रेलवे उसकी गारंटी नहीं लेगा। गारंटी कौन लेगा, उसका मालिक ही उसकी गारंटी लेगा। तो एक ये चीज़ हो गया। रेलवे भाड़े का भुगतान। अब जो रेलवे का जो भाड़ा होता है उसका भुगतान किस प्रकार किया जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। रेलवे भाड़े का भुगतान, है ना। तो रेलवे भाड़े का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या बता रहा है कि रेलवे अधिकारी माल को तौलकर उस पर तौल के अनुसार रेलवे भाड़ा निश्चित करते हैं। यदि माल का रेलवे भाड़ा
माल भेजने वाला व्यक्ति चुकाता है तो रेलवे बिल्टी पर पेड अंकित कर दिया जाता है, और यदि रेल भाड़े का भुगतान पाने वाला चुकाता है तो इसको आर मतलब क्या कि आर रिसीवर रिसिप्ट ये हो जाएगा। और या तो फिर इसको किस नाम से दिखाया जाता है, टू पे, इस नाम से दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो व्यक्ति इस माल को पाएगा वह व्यक्ति माल के भाड़े को चुकाएगा। तो ये बात हो गई आपकी माल का बेचान करना, बिल्टी का बेचान करना। तो बिल्टी का अच्छा एक और हेडिंग आपकी बता देता हूँ, रेलवे रसीद है ना। तो ये है आपकी रेलवे रसीद, ब्रैकेट में हम इसको बिल्टी भी कह सकते हैं। बिल्टी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा चलो उसको बता देता हूँ। जब माल को भेजने वाले के द्वारा माल भेजने के संबंध में स्टेशन पर सभी कार्रवाइयाँ पूरी कर दी जाती हैं तो पार्सल घर में ऑफिस के कर्मचारी फॉर्म अथवा माल की जांच करता है, तब वह पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है कि माल भेजने वाले व्यक्ति को रसीद अथवा बिल्टी तभी जाकर उसको मिलती है। ठीक है, इसका संक्षेप में आर कहा जाता है। इस रसीद की निम्नलिखित बातें इसमें लिखी होती हैं, जैसे क्या क्या लिखा होता है, रेलवे बिल्टी जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, रेलवे रिसिप्ट कह सकते हैं इसको हम, उस स्टेशन का नाम जहां से माल भेजा जा रहा है, उस स्टेशन का माल जहां पर माल भेजा जा रहा है, व्यापारी भेजने वाले व्यापारी का नाम, पाने वाले का नाम, और अगर खुद भेजा जा रहा है तो सेल्फ लिखा जाएगा। ठीक है, आदि बातों का जो इसमें माल का विवरण भी इसमें लिखा होता है, भाड़े की राशि, भाड़ा चुका दिया गया है या नहीं चुकाया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पहले से ही बातें संक्षेप में वर्णित कर दी जाती हैं। तो आपका एक ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा पॉइंट था, ये मैंने क्लियर कर दिया है कि रेलवे बिल्टी में किन किन बातों का लिखा होना पाया जाता है। अब आपका एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे बिल्टी खो जाना। अगर रेलवे बिल्टी खो जाती है तब क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। रेलवे बिल्टी खो जाना है ना, तो रेलवे बिल्टी अगर खो जाती है तब क्या कंडीशन होगी, क्योंकि हो सकता है बाय मिस्टेक किसी कारणवश बिल्टी खो जाए तब। तो यदि रेलवे बिल्टी माल प्राप्त करने वाले से किसी प्रकार खो जाती है तो माल की सुपुर्दगी लेना एक बड़ी समस्या बन जाती है। सिंपल सी बात है। रेलवे इस संबंध में रेलवे में एक सुविधा प्रदान की है, माल पाने वाला न्यायालय के स्टाम्प पेपर पर एक क्षतिपूर्ति अनुबंध यानी इंडेनमिटी बॉन्ड भरकर रेलवे को देता है। क्षतिपूर्ति अनुबंध वह प्रतिज्ञा करता है कि वह उस माल का वास्तविक हकदार है, और बाद में यदि सिद्ध कर दिया जाता है कि इसका अधिकार दूषित है तो वह क्षतिपूर्ति करने के लिए तत्पर है। तो कहने का मतलब है कि एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा, जिस व्यक्ति को माल इसको प्राप्त करना होता है, अगर उससे बिल्टी खो गई है तो उसको एक एफिडेविट बनवाना होगा और उससे ये कंफर्मेशन देनी होगी कि इसका जो है वास्तविक मालिक मैं हूँ, और अगर किसी कारणवश या किसी तरीके से अगर मैं इसका मालिक ना रहा तो मैं जितना भी लॉस होगा उस लॉस को वहन करने के लिए तैयार हूं। तो एक आपकी ये भी बात हो गई। रेलवे बिल्टी के लाभ क्या होते हैं? अधिकार पत्र होता है, प्रमाण पत्र होता है, अनुबंध पत्र होता है, प्रतिभूति होती है, बेचान साध्य होता है। ठीक है, तो आदि बातों का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सूचना ये बताई गई है कि बीजक तैयार करना। तो बीजक तैयार करना मतलब माल के पश्चात, माल भेजने के पश्चात विक्रेता एक बीजक तैयार करता है। बीजक में भेजे गए माल की मात्रा, विवरण, मूल्य लिखने के पश्चात कटौती तथा भेजे गए, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। इसमें आपकी लगभग 12 हेडिंग है टोटल। ठीक है, अगर आप इसमें से 10 हेडिंग भी लिख देंगे तो भी बहुत है, क्योंकि रेलवे का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है ना। बीजक तैयार करना कौन सी हेडिंग है? ये 9वीं हेडिंग है आपकी, बीजक तैयार करना। तो बीजक तैयार करने पर क्या करता है जो व्यक्ति होता है, जो व्यापारी होता है, वो बीजक कैसे तैयार करता है? माल भेजने के पश्चात विक्रेता एक बीजक तैयार करता है। बीजक में भेजे गए माल की मात्रा, विवरण, मूल्य लिखने के पश्चात कटौती तथा भेजे गए माल पर चुकाए गए व्यय लिखे जाते हैं। यदि कोई अग्रिम राशि प्राप्त हुई हो तो उसे बीजक मूल्य में दिखा दिया जाता है, अतः क्रेता के पास प्राप्त होने वाली राशि भी दर्शाई जाती है। बीजक में भेजे गए माल तथा बिल्टी
भेजने की विधि का वर्णन भी किया जाता है। बीजक की 2 या 3 अथवा आवश्यकतानुसार अधिक प्रतियां तैयार कर ली जाती हैं। तो बीजक एक प्रकार का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें व्यापारी द्वारा सभी बातों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि बिल्टी के बारे में, कैसे भेजा गया है, कितना माल है और कितना पैसा प्राप्त करना है, कितने खर्चे किए गए हैं, इन सभी प्रकार की बातों का वर्णन जो है वो बीजक में लिखा होता है। ठीक, माल भेजने की सूचना देना है ना, तो आपकी 10वीं हेडिंग क्या हो जाएगी, माल भेजने की सूचना, है ना। तो ये कैसे दी जाती है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। माल का विक्रेता माल को भेजने के तुरंत बाद क्रेता को एक पत्र लिखता है। इस पत्र में इस बात की सूचना क्रेता को दे दी जाती है कि आपका माल जो है वो सवारी गाड़ी द्वारा या मालगाड़ी द्वारा या किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, भेजा गया है, इसके विषय में उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। यही एक बात है, इसमें ज़्यादा कुछ अलग से बताने वाला मिर्च मसाला नहीं है। माल की सुपुर्दगी लेना। अब माल की सुपुर्दगी कैसे ली जाती है? माल की सुपुर्दगी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, माल की सुपुर्दगी लेना, है ना। तो माल की सुपुर्दगी कैसे ली जाती है? सूचना पत्र के बाद अथवा वीपीपी अथवा बैंक द्वारा बिल्टी प्राप्त करने के बाद अतिशीघ्र क्रेता रेलवे से माल की सुपुर्दगी लेने की व्यवस्था करता है। मतलब कि जैसे ही उसको विक्रेता का पत्र यह प्राप्त होता है कि आपको रेलगाड़ी द्वारा माल भेज दिया गया है, और वैसे ही वो क्या करता है, रेलवे के जो भी कर्मचारी होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में जाके पता करता है कि मेरा ये माल यहाँ से इतने समय तक आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि उस माल को अपने यहाँ तक लाने की और उसको उतरवाने की सारी चीज़ों की व्यवस्था वो स्वयं करने की चेष्टा करने लगता है। ये चीज़ हो गया। शिकायत एवं समाधान, आपका ये अगला पॉइंट है, शिकायत एवं समाधान। तो ये भी आपका बहुत बड़ा मुद्दा है एक, कि समाधान कैसे किया जाता है ना। तो शिकायत एवं समाधान कैसे किया जाता है? कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट्स। रेलवे स्टेशन माल की सुपुर्दगी लेने के पश्चात माल का मिलान क्रेता अपने आदेश अनुसार करता है। माल आदेश के अनुसार न होने पर, कम या अधिक होने पर बीजक में छूट व्यय आदि की गणना के संबंध में मैतक होने पर क्रेता के लिए विक्रेता को एक पत्र लिखता है। यदि अच्छा चलिए ठीक है, देखिए मैं इसको ऐसे बता देता हूँ आपको कि होता क्या है कि जब क्रेता जो है विक्रेता द्वारा जो माल भेजा जाता है उस माल को क्रेता मिलाता है अपने यहाँ, ठीक। अब उसके बाद क्या करता है कि जो ये विक्रेता ने जो माल भेजा, क्रेता ने उसको मिलाया, कुछ कम ज़्यादा निकला। अगर माल कम निकला तब क्या होगा, अगर माल ज़्यादा निकला तब क्या होगा, इस बात को जो है हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि विक्रेता उस शिकायत के समाधान के लिए सहमत हो जाता है तो एक जमा पत्र लिखता है। यदि विक्रेता द्वारा किसी दूसरी भूलवश बीजक देय राशि कम दिखाई गई है तो उसके पास एक डेबिट, मतलब कि अगर विक्रेता ने मूल्य जो है वो कम लगाया है, समझ लीजिए इसको, विक्रेता ने मूल्य कम लगाया है, ठीक है, तो कौन सा पत्र लिखा जाएगा, डेबिट नोट। क्या लिखा जाएगा, डेबिट नोट, है ना। और अगर विक्रेता ने मूल्य अधिक लगाया है, विक्रेता ने मूल्य अधिक लगाया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक लगाया तो एक नोट लिखा जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। क्या होगा ये, क्रेडिट नोट, है ना। तो ये है नोट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो कि मतलब आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। उसके बाद फिर भुगतान की रसीद और सारी चीज़ें जो भी हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मैंने आपको 12 पॉइंट लगभग बता दिए हैं। अगर आप इसमें से 10 या 8 भी लिख दोगे तो भी आपका 3 से 4 पन्ना भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर का जो है वो पूरा खत्म होता है, पूरा चैप्टर का अंत होता है यहाँ पर। और इसके क्वेश्चंस हैं, आप कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, ये जो प्रश्न दे रखे हैं इसमें, अगर इसमें आपको कोई आंसर नहीं मिलता है या कोई भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक
जो भी लिंक दिए गए हैं पुरानी वीडियोस के, जैसे कि बैंकिंग का भी मैंने जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसके भी लिंक दे रखे हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो देशी व्यापार जो है उसी का सेकंड पार्ट होगा, विक्रय साहित्य तथा बिक्री बढ़ाने के साधन। तो आज का जो ये चैप्टर है वो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, मतलब आज जो है इसका दूसरा पार्ट है, और इस पार्ट में इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का अंत हो गया है, पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश यही करें कि जो है वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और इससे मेरा जो क्या है मन जो है और प्रेरित होगा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और नए नए कंटेंट अपलोड करूं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।